प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 6 में वर्णित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है खाना बदोश का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है खाना बदोश, इसके प्रथम अंश में हमने पढ़ा कि ईंट भट्टा मालिक मुख्तार सिंह का बेटा जिसका नाम है सूबे सिंह, यह सूबे सिंह कामुक, विलासी और बुरे चरित्र वाला व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर भट्टे पर काम करने वाली मजदूर स्त्रियों पर रहती है। इस भट्टे पर लगभग 30 मजदूर काम करते हैं। भट्टे पर असगर नाम का ठेकेदार है जो इन मजदूरों को काम पर लगाता है। सूबे सिंह की बुरी दृष्टि किसनी पर पड़ जाती है और वह उसके साथ में अनैतिक संबंध बना लेता है। वह उसे रुपए, पैसे, कपड़े लत्ते इत्यादि का लालच देता है और इस प्रकार से किसनी अब गारे मिट्टी का काम नहीं करती, वह उसके साथ ही यानी सूबे सिंह के साथ ही गुलछर्रे उड़ाती है। इसी प्रकार वहां पर काम करने वाली एक दूसरी मजदूर स्त्री जिसका नाम है मानो, सुखिया की पत्नी मानो पर भी अब सूबे सिंह बुरी दृष्टि डालता है और वह असगर ठेकेदार को मानो को बुलाकर लाने के लिए कहता है। इतना हमने पहले भाग में पढ़ लिया था। आइए इससे आगे का भाग अब हम पढ़ते हैं। असगर ठेकेदार की घिग्गी बंध गई थी। असगर ठेकेदार को जैसे ही भट्टा मालिक मुख्तार सिंह के बेटे सूबे सिंह ने ऐसा कहा कि जाओ मानो को बुलाकर लाओ, तो असगर ठेकेदार ने कहा कि मालिक मानो को बुलाना। तभी सूबे सिंह ने बहुत ही बुरी तरह से ठेकेदार को फटकार दिया। इतनी जोरदार शब्दों में उसे लताड़ा कि तुम मुंशी हो, मुंशी ही बन करके रहो, भट्टा मालिक बनने की कोशिश मत करो। ऐसा कहने पर असगर ठेकेदार की घिग्गी बंध गई। घिग्गी बंधने से आशय है वह पूरी तरह से डर गया। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। अब वह चुपचाप जो सुखिया की पत्नी है मानो, उसको बुलाने के लिए चल दिया। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा था, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। और इसके पश्चात असगर ठेकेदार मानो के पास पहुंच गया और उसने मानो को कहा, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। जो भट्टा मालिक है मुख्तार सिंह, उसके पुत्र सूबे सिंह को छोटे बाबू कहकर संबोधित किया जा रहा है। ठेकेदार जो असगर है वह छोटे बाबू कहकर सूबे सिंह को संबोधित कर रहा है। वह मानो के पास जाता है और कहता है कि मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुखिया की ओर देखा क्योंकि सुखिया को और मानो को दोनों को ही पता था कि महेश और किसनी के साथ में किस प्रकार का घटनाक्रम घटित हो चुका है, किस प्रकार से किसनी अनैतिक कार्यों की तरफ बढ़ चुकी है। इस कारण से मानो ने सुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। अब मानो को भी ऐसे लगने लगा कि जिस प्रकार किसनी के साथ में व्यवहार हुआ है, कहीं ऐसा व्यवहार तो उसके साथ में नहीं होने जा रहा। और इसी बात को सोचकर विचार कर उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। सुखिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था और जो मानो का पति जिसका नाम है सुखिया, वह भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। हड़बड़ा जाने से आसे वह भी घबरा गया था कि जिस प्रकार की घटनाक्रम और स्थितियां किसनी के साथ घटित हुई है, कहीं ऐसा ही घटनाक्रम मानो के साथ में भी तो नहीं होने वाला हो। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। यहां पर मछली मानो के लिए प्रयुक्त हुआ है। मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। इस प्रकार से सुखिया अपने मन में विचार करके भय से बहुत अधिक तड़प उठा। गुस्से और आक्रोश से उसकी नसें खिंचने लगी थी। जैसे ही अब सुखिया ने यह सोचा कि मानो के साथ भी वही हालात और दशा
उपस्थित हो सकते हैं जैसा किसनी के साथ हुआ है, तो ऐसा विचार करते ही उसके मन में गुस्सा आया और वह आक्रोश से भर उठा। गुस्से और आक्रोश से उसकी नसें खिंचने लगी थी। आक्रोश से आशय है बहुत अधिक वह भड़क उठा, उसको क्रोध और भय की अधिक मात्रा से वह आक्रोशित हो गया। जसदेव ने भी सुकिया की मन स्थिति को भांप लिया था। जसदेव एक मजदूर था जो सुकिया और मानो के साथ में ईंटें पाथने का काम करता था, कच्ची ईंटें बनाने का काम करता था। उसने भी यानी जसदेव ने भी अब सुकिया की मन स्थिति को भांप लिया था। सुकिया की मन स्थिति इस प्रकार थी कि वह संभवतया नहीं जाना चाहती थी, और इस प्रकार की मन स्थिति को जसदेव ने संभवतया भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं। मानो को वहीं रुकने की कहकर जसदेव फुर्ती से उठा और उसके हाथ पांव पर जो गीली मिट्टी लगी हुई थी उसने उसको छुड़ाया और छुड़ाते हुए बोला, मानो तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं, चलो चाचा। और उसने असगर ठेकेदार को चाचा कहकर संबोधित किया। असगर के पीछे पीछे चल पड़ा और इस प्रकार से जसदेव असगर ठेकेदार के पीछे पीछे चल पड़ा। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है। ये जो ठेकेदार है जिसका नाम है असगर, वह यह जानता था कि सूबे सिंह शैतान है। शैतान से आशय है कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है, वह कामांध व्यक्ति है, वह कामातुर है और इस प्रकार से वह अनैतिक आचरण करने वाला है। इस प्रकार से इन सारी बातों को जानते हुए असगर ठेकेदार ने सूबे सिंह को शैतान कहा। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उसको भी तो मुंशी के रूप में उसी भट्टे पर काम करना था। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था और असगर ठेकेदार ने भी तो अपनी जिंदगी का खास हिस्सा यानी अधिकांश हिस्सा मुंशी का काम करते करते इसी भट्टे पर व्यतीत किया था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद ही नहीं था। यदि भट्टा है तो असगर ठेकेदार है, असगर ठेकेदार है तो भट्टा। इस प्रकार से उसका वजूद यानी असगर ठेकेदार का वजूद भट्टे के अलावा बिल्कुल भी नहीं था। वजूद से आशय है उसके होने की स्थिति, उसका अस्तित्व भट्टे से ही स्पष्ट हो पाता था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा था, क्योंकि सूबे सिंह ने तो मानो को बुलाया था असगर ठेकेदार को भेज करके, और असगर ठेकेदार के साथ में आया था जसदेव। इस प्रकार असगर ठेकेदार के साथ में जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? और सूबे सिंह बिफरते हुए यह पूछ रहा था कि तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा। यहां पर जसदेव ने कहा, जी जो भी काम हो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। जसदेव ने विनम्रता से कहा, क्यों, तू उसका खसम है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई है? उसने बहुत ही बुरे और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, क्यों, तू उसका खसम है? खसम से आशय है क्या तू उसका पति है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई है? इस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सूबे सिंह ने जसदेव से बात की। सूबे सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अपशब्दों से आशय है गाली गलौज की। उसने बुरे शब्दों का प्रयोग किया, उसने गालियों का प्रयोग किया। बाबूजी आप किस तरह बोल रहे हैं? और जसदेव ने कहा, बाबूजी आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव के बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। एक झन्नाटेदार थप्पड़, झन्नाटेदार से आशय है एक बहुत ही जोर का झनझनाता हुआ थप्पड़ जसदेव के गाल पर पड़ा। जानता नहीं, भट्टे की आग में झोंक दूंगा। और फिर सूबे सिंह ने कहा कि जानता नहीं, भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा? सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया। जसदेव गिर पड़ा था और इस प्रकार से सूबे सिंह ने जसदेव के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। उसे धकियाते हुए, उसके साथ में अपशब्द बोलते हुए, उसके साथ में मारपीट करने लगा।
जब तक वह संभल पाता, लात घूंसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। खूब लात घूंसे मारते हुए उसे अधमरी स्थिति में उसने पहुंचा दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उसकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था और जैसे ही यह घटना घटित हुई, चीख पुकार सुनकर के सारे मजदूर उस तरफ दौड़ आए। जसदेव के साथ में मारपीट हुई थी और यह मारपीट करने वाला सूबे सिंह था, जो भट्टा मालिक मुख्तार सिंह का बेटा था। इस प्रकार से चीख पुकार सुनकर मजदूर उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और जब मजदूर एक साथ दौड़ करके आए तो सूबे सिंह भयभीत हो गया। वह दौड़कर अपनी जीप में बैठ गया और देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई। असगर ठेकेदार दफ्तर में दुबक कर बैठ गया। सुकिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। मानो को बुलाने के लिए ही तो सूबे सिंह ने ठेकेदार को भिजवाया था और मानो के स्थान पर जसदेव वहां पर चला गया था। इस कारण से जसदेव की पिटाई सूबे सिंह ने कर दी थी। सुकिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। इतनी बुरी तरह से उसकी मारपीट हुई थी, लात घूंसे उसके ऊपर पड़े थे कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुकिया गुस्से में कांप रहा था। मानो उसकी चोटों पर हल्दी लगाकर उसका प्राथमिक उपचार कर रही थी और मानो का पति सुकिया गुस्से में कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। मानो के अवचेतन में, मानो के मन मस्तिष्क में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। बहुत घना अंधकार उसको दिखाई पड़ रहा था। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मानो किसी भी सूरत में किसनी नहीं बनना चाहती थी। महेश की पत्नी किसनी को सूबे सिंह ने कपड़े लत्तों का लालच दिया, रुपए पैसे का लालच दिया और इस प्रकार उसके साथ में अनैतिक व्यवहार किया, अनैतिक संबंध स्थापित किए। मानो को इस सब घटनाक्रम की जानकारी थी। मानो किसी भी स्थिति में किसनी की तरह नहीं बनना चाहती थी। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। वह मजदूर थी, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, लेकिन इज्जत के साथ में। वह चाहती थी कि इज्जत की जिंदगी जीने की, वह इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी और इस बात के लिए उसमें अदम्य लालसा थी। अदम्य से आशय है न दबने वाली, ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा जिसको दबाया नहीं जा सके। इस प्रकार से उसकी कभी न दबने वाली तीव्र इच्छा थी, उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। मानो बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनतकश मजदूर थी। उसके सपनों में लाल लाल ईंटों से बना हुआ उसका घर सदैव तैरता रहता था। वह विचार करती रहती थी कि इस प्रकार से लाल लाल ईंटों का अपना खुद का घर हो, जिसमें वह सुख शांति के साथ में, समृद्धि के साथ में अपनी गृहस्थी, वह अपना परिवार, उसमें वह पाले पोसे। और इस प्रकार का वह सपना देखा करती थी। उसका सपना था कि उसे एक अपना स्वयं का घर चाहिए था। घर जो पक्की ईंटों का बना हो, लाल लाल ईंटों का बना हो और जिस घर में वह अपनी गृहस्थी और परिवार को ठीक प्रकार से रख सके। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता। सारा का सारा दिन इस घटना के बाद में, यानी जसदेव के साथ में सूबे सिंह द्वारा की गई मारपीट की इस घटना के बाद में समूचा दिन, सारा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता। दहशत से आशय है डर से भरी हुई घबराहट,
की स्थिति में बीता। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। जसदेव के साथ में मारपीट हुई थी, लात घूंसे पड़े थे। मारपीट होने के कारण उसे हल्का बुखार भी हो गया था। वह अपनी झोंपड़ी में पड़ा था और इस प्रकार से वह एक मजदूर के रूप में ही तो काम करता था, अपनी झोंपड़ी में चुपचाप पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था और उसके पास में सुखिया बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। जो घटनाक्रम हुआ, मारपीट का घटनाक्रम हुआ, उससे सारे मजदूर डर भी गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। जैसे ही सायंकाल तक सब लोग डर में रहे, बहुत घबराहट में रहे। शाम का जब समय हुआ तो भट्टे पर सन्नाटा सा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। सब अपने अपने खोल में, यानी जो दड़बे नुमा झोपड़ियां थी उसके अंदर जाकर के दुबक गए थे। बूढ़ा बिलसिया जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। एक मजदूर जो बहुत बूढ़ा था, जिसका नाम था बिलसिया, यह बूढ़ा बिलसिया जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज वह भी शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर के लेट गया। उसके खांसने की आवाज भी आज कुछ धीमी हो गई थी। वह भी डर के मारे आज ऊंची आवाज में नहीं खांस रहा था, बहुत ही धीमी और मंदिम आवाज में वह खांस रहा था। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी, जैसा कि सूबे सिंह ने किसनी को एक ट्रांजिस्टर भी दिया था और इस ट्रांजिस्टर को किसनी ऊंची आवाज में बजाया करती थी, जिससे फिल्मी संगीत की लहरियां भट्टे के चारों तरफ वातावरण को गुंजायमान कर देती थी। और आज किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंड पंप की खंच खंच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। हैंडपंप को चलाने से, हैंडपंप से पानी निकालने के दौरान जिस प्रकार की ध्वनि होती है, वही ध्वनि केवल और केवल इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। यह जो हैंडपंप है जिससे पानी लिया जाता था, वह जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने ही लगा हुआ था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। यदि किसी मजदूर को किसी प्रकार की चोट भी लग जाए तो किसी भी प्रकार की दवाई इत्यादि भट्टे पर उपलब्ध नहीं थी। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। मिट्टी की ईंट बनाने वाले मजदूर यदि काम करने के दौरान या अन्य किसी भी स्थिति में कट फट जाएं, उनके कोई चोट लग जाए, तो लगी हुई चोट पर केवल मिट्टी लगा दिया करते थे। कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। अधिक से अधिक कपड़े को जला करके उसकी राख को उस घाव में भर दिया करते थे। इस प्रकार से इस भट्टे पर किसी भी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था भी नहीं थी। मानव ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। शाम का समय था, सन्नाटा छाया हुआ था, डर का माहौल था। अब शाम के समय मानव ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेक कर सुखिया के सामने रख दी थी और उसने रोटियां बनाई, रोटियां सेकी और अपने पति सुखिया के सामने उसने रोटियां रख दी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी। उसकी ज्यादा इच्छा नहीं थी रोटी खाने की, लेकिन बिना इच्छा के ही, अनिच्छा के ही, बिना इच्छा के ही, अनिच्छा से एक रोटी उसने अपने गले के नीचे उतारी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। सुखिया की भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि वह मानो के संबंध में बहुत सारी चिंताओं से घिर चुका था। वह सोच रहा था कि कहीं मानो के साथ भी बुरा व्यवहार न हो जाए। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा। सुखिया ने भी इस बात का निश्चय कर लिया था कि वह भी अपनी पत्नी की सील और उसकी लाज की पूरी तरह से रक्षा करेगा। वह अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार से अनैतिक कार्य और व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होने देगा और वह मानो को, यानी अपनी पत्नी को, किसनी, जिस प्रकार किसनी का घटनाक्रम
इस कहानी में दिखाई पड़ता है। महेश की पत्नी किसनी जो अनैतिक रूप से सूबे सिंह के साथ में संलग्न हो गई थी, इस प्रकार से सुखिया ने भी यह तय कर लिया, यह निश्चय कर लिया कि वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी और मानो भी इस घटनाक्रम के बाद में बहुत भय में भर उठी थी। भय के भाव में भरी हुई मानो बहुत गुमसुम सी हो गई थी। गुमसुम होना यानी बिल्कुल चुप हो जाना, अपने आप से ही वह लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। इस भट्टे पर काम करने वाले मजदूर स्त्री के रूप में वह वहां पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भट्टे मालिक के बेटे की बुरी दृष्टि से वह अपना बचाव बहुत मुश्किल से ही कर पाएगी। इस प्रकार से बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? क्या औरत होने की यही सजा है कि यदि वह कमजोर है, यदि वह मजदूर वर्ग से संबंधित है, तो क्या शोषण करने वाले वर्ग यानी जो भट्टा मालिक हैं, भट्टा मालिक के बेटे हैं, वहां पर काम करने वाले जो ठेकेदार मुंशी हैं, क्या वे हमेशा उसे शोषण का शिकार ही बनाते रहेंगे? क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। मानो को अपने पति सुखिया पर पूरा भरोसा था। मानो ऐसा विचार करती थी, ऐसा मानती थी कि सुखिया उसके साथ में किसी भी प्रकार से इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है। जिस प्रकार महेश शराब की और अन्य दूसरे नशे की लत में पड़कर दिन भर झोपड़ी में ही पड़ा रहता था और उसकी पत्नी किसनी अनैतिक संबंध स्थापित करके सूबे सिंह के साथ गुलछर्रे उड़ाया करती थी, इस प्रकार से वह महेश की तरह नहीं है। यानी सुखिया महेश की तरह नहीं है। भले ही वह भट्टा छोड़ना पड़े, भट्टा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठी। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया। मानो ने फिर अपने आप को आश्वस्त किया। आश्वस्त करने से आशय है उसने विश्वास दिलाया, चिंता से रहित उसने अपने आप को विश्वास दिलाया कि नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है, मेहनत मजदूरी करनी है, धन कमाना है, लाल लाल ईंटों का अपना खुद का एक घर बनाना है, बहुत सारा पैसा यहाँ से कमाना है। और वो तभी हो पाएगा जब यहाँ भट्टे पर मेहनत मजदूरी करने के लिए रुका जाए। भट्टा नहीं छोड़ना है, अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। उसके दिलो दिमाग में पक्की ईंटों का घर बनाना लगातार चलता रहता है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही है? मानो रोटियां पका करके जब बाहर जाने लगी तो उसके पति सुखिया ने उसको टोकते हुए कहा, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूं। मानो ने सहज भाव से कहा। उसने कहा कि जसदेव सुबह से भूखा प्यासा है और मैं उसे रोटी देने के लिए जा रही हूं। बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा, अकल मारी गई तेरी। सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। रोटी यानी मानो ने पूछा कि क्या मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर है वह, मारे जैसी मैं हूं वैसा ही वह है। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। डिबरी से आशय है एक छोटा सा दीपक, मिट्टी के तेल से जलने वाला छोटा सा दीपक, यानी डिबरी जल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला, पूछा, जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। मानो ने जसदेव से पूछा, जी कैसा है, तबीयत कैसी है? जसदेव ने उठने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द की आह निकली। जैसे ही जसदेव ने उठने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द की आह निकली। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जिनावर है। जिनावर से आशय है जानवर है। मानो ने कहा कि कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा। यह जो सूबे सिंह है, ये शैतान आदमी है, ये बहुत ही अनैतिक और बुरे चरित्र वाला व्यक्ति है।
कि जब मृत्यु होगी तब इस कमबख्त को कीड़े पड़ेंगे, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जिनावर है। मानो ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। ये ले रोटी खा ले, सूबे से भूखा है, 2 कोर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। रोटी यानी रोटी खा ले, सूबे से यानी सुबह से भूखा है, रोटी खा ले सुबह से भूखा है, 2 कोर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आएगी बदन में, शरीर में ताकत आ जाएगी। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। भूख तो उसको लगी थी लेकिन मन के भीतर कहीं पर हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। अभी तो जसदेव को घर परिवार से बाहर निकले ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। शरीर का पोर पोर, पोर पोर से आशय है शरीर का हर हिस्सा टूट रहा था, दुख रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है। मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। जैसे मानो ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मानो जब रोटी लेकर के आ रही थी तब मानो के पति सुखिया ने कहा था कि वह बामन है, वह तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं खाएगा। और जब मानो ने उसे रोटी खाने के लिए कहा, जसदेव को भूख तो थी लेकिन जसदेव रोटी नहीं खाना चाहता था। तो जब भूख नहीं है या और कोई बात है, मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, इसीलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर यो बात है तो मैं जोर ना डालूंगी, थारी मर्जी। औरत हूं, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कोर गले से नीचे नहीं उतरता। उसने कहा कि मैं एक स्त्री हूं और यह मेरा धर्म है कि यदि आसपास कोई भी भूखा हो तो स्त्री भूखा नहीं सोने देती, और इस प्रकार से मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर के आई हूं। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो। मानो ने जसदेव को आगे कहा कि फिर तुम तो रात और दिन मेरे साथ में काम करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, मेरी खातिर पिटे। और तुम्हारी जो पिटाई हुई वह भी तो मेरी खातिर ही हुई, क्योंकि सूबे सिंह ने तो मानो को ही बुलवाया था ऑफिस में काम करने के लिए, और उस मानो के स्थान पर जसदेव चला गया। इस कारण से जसदेव की सूबे सिंह ने पिटाई कर दी। मेरी खातिर पिटे, मेरी खातिर से आशय है मेरे ही कारण से तुम्हारी पिटाई हुई। फिर यह बामन हमारे बीच कहां से आ गया? मानो रुआसी हो गई थी, उसका गला रुंध गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था कि उसे रोक लेने के लिए। मानो रोटी लेकर के वापस मुड़ी, जसदेव में इतना साहस नहीं था कि वह उसे रोक लेता। मानो रोटी लेकर के वापस आ गई। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो, बिना कुछ खाए, और मानो का मन भी उदास हो गया। अब मानो ने भी अपनी झोपड़ी में आने के बाद भोजन नहीं किया। बिना कुछ खाए वह भी चुपचाप सुस्त होकर लेट गई थी। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जैसे ही उसे ऐसा एहसास होता, इस बात का अनुभव होता, इस बात का बोध होता कि जसदेव भूखा है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, इस प्रकार से जब मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो उनमें अधिक हौसला आ जाता है। और ऐसा ही भाव मानो भी महसूस कर रही थी कि जसदेव उनके साथ में है तो उनकी ताकत थोड़ी और अधिक बढ़ गई है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से
3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। 2 से 3 होने का जो सुख है, जो ताकत से भरा हुआ एहसास है, उसे मानो महसूस करने लगी थी। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। न तो सुखिया को नींद आ रही थी और न ही मानो को मन में चैन आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था, क्योंकि गांव भी मानो और सुखिया ने इन्हीं हालात में छोड़ा था। वहां पर भी ऐसे लोग हैं, ऐसे दुष्चरित्र लोग हैं, कामुक और कामातुर लोग हैं, जिनकी दृष्टि स्त्री पर है। कुदृष्टि स्त्री पर डालने वाले लोगों के कारण ही उन्होंने अपना गांव छोड़ा था। ऐसे ही हालात गांव में थे और इसी कारण से उन्होंने अपना गांव छोड़ा था। वे ही फिर सामने खड़े थे। आखिर जाएं तो कहां, क्योंकि स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले उसके गांव में भी थे और यहाँ भट्टे पर भी, भट्टा मालिक के बेटे के रूप में, सूबे सिंह के रूप में उसके सामने यहाँ पर भी ऐसे ही हालात उत्पन्न हो गए थे। सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था, क्योंकि वह तो इनको रोजगार देने वाला था। उन्हीं के भट्टे पर इनको रोजगार करना था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है, या फिर मानो को विचार आते ही वह कांप गया था। सुखिया इस बात का विचार करने लगा कि सुनसान जगह है, हो सकता है वह कभी भी मानो के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित कर दे, किसी भी प्रकार का वह हमला कर दे। और यह विचार आते ही वह कांप गया था। उसने करवट बदली, मानो जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया था और इन्हीं विचारों में उसने अपनी पत्नी मानो को अपने सीने से चिपटा लिया था। जसदेव ने भी पूरी रात जाग कर काटी थी। सूबे सिंह का गुस्सैल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। रात भर जसदेव को भी नींद नहीं आई। उसने भी रात अपनी आंखों में ही, यानी जाग कर ही काटी थी। सूबे सिंह का जो गुस्सैल चेहरा था, गुस्से से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ चेहरा था, वो बार बार उसके नेत्रों के समक्ष आता और वह दहशत पैदा करता। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा, ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह तो केवल मानो की मदद करना चाहता था। उसे ऐसी कतई कल्पना नहीं थी कि सूबे सिंह उसके साथ में मारपीट कर देगा। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि वह चाहे जो हो, वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। अब जसदेव ने यह विचार कर लिया कि वह सुखिया और मानो के पचड़े में नहीं पड़ेगा। पचड़े से आशय झंझट, वह मानो और सुखिया के इस झंझट में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा था, अपने काम से काम रखो, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो। असगर ठेकेदार ही जसदेव को वहां पर भट्टे पर काम करने के लिए लाया था। जब जसदेव ठेकेदार से मिला तो ठेकेदार ने जसदेव से कहा कि अपने काम से काम रखो, किसी के पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया था। ताड़ लेने से आशय उसने भांप लिया था, पहचान लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। प्रतिक्रिया से आशय है किसी कार्य या घटना के परिणाम स्वरूप होने वाली क्रिया, जाहिर करना, प्रकट करना। कोई प्रतिक्रिया उसने जाहिर नहीं की। वह सहजता से अपने काम में लगी थी। सहजता से आशय है जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से वह रोज काम करती थी, उसी प्रकार से वह अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है। फासला से आशय एक दूरी आ गई है, लेकिन वह
चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। भट्टे मालिक का बेटा सूबे सिंह, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जो कामुक है, कामातुर है और अनैतिक संबंध स्थापित करने के लिए सदैव लालायित रहता है, जिसने किसनी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। सूबे सिंह को भी अब लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिश निरर्थक साबित हुई थी, इसलिए वह मानो और सुकिया को परेशान करने पर उतर आया। सूबे सिंह अब मानो को और सुकिया को परेशान करने की हरकत पर उतर आया था। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान न करे। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद परिश्रम से जो अर्जित मजदूरी है उसका भुगतान भी सूबे सिंह को पूछने के बाद ही करे। उसने असगर ठेकेदार से भी इस बाबत कह दिया था, न कोई रियायत ही उनके साथ बरते और किसी प्रकार की कोई रियायत भी मानो और सुकिया के साथ में नहीं बरती जाए। मानो से कुछ छुपा नहीं था। मानो सब चीज जानती थी, पूरी परिस्थिति को समझती थी। मानो से कुछ भी छुपा नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। वह सूबे सिंह की हरकतों पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। मानो ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह सूबे सिंह की प्रत्येक गलत हरकत का दृढ़ता से मुकाबला करेगी। वह किसी भी सूरत में किसनी नहीं बनेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। उसके दिमाग में तो, उसके दिलो दिमाग में तो एक ही बात थी कि चाहे कितना ही परिश्रम करना पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, लाल लाल ईंटों का उसका अपना खुद का घर अवश्य ही बनवाना है। लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। बाधक बनना यानी बाधा उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना। सुकिया और मानो दिन रात काम में जुटे थे। पूरी समर्पण और मेहनत के साथ में जी तोड़ मेहनत प्रयास करते हुए वे काम कर रहे थे। सुकिया और मानो दिन रात काम में जुटे थे, फिर भी हर महीने वे ज़्यादा कुछ बचा नहीं पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाथी थी। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें बनाई थी। जो कच्ची ईंटें हैं जिनको सांचे में डाल करके थापा जाता है, तो उन्होंने दुगनी ईंटें तैयार की थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। इस कारण से उत्साह में भरे थे वो कि उनका खुद का लाल लाल ईंटों का अपना खुद का मकान होगा, खुद का घर होगा। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसलिए सूबे सिंह की ज्यादातियों को वे सहन कर रहे थे। सूबे सिंह जितनी भी ज्यादातियां करता, ज्यादातियों से आशय है जो भी अनुचित व्यवहार करता, उसको भी वे सहन कर रहे थे। लेकिन एक तड़प थी दोनों में जो उन्हें संभाले हुए थी। सूबे सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था। सूबे सिंह क्योंकि भट्टे के मालिक का बेटा था और वह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उनको परेशान करने के लिए, उन्हें तंग करने के। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच में, उन दोनों के बीच में एक शीत युद्ध जारी था कि कैसे भी इन दोनों को परेशान किया जाए। सुकिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया था। सुकिया के पास में यानी मानो के पति के पास में ईंट पाथने का सांचा था, वह भी उससे वापस ले लिया गया था। उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया गया था। भट्टे में जो मोरी होती है, बहुत बड़ा छेद होता है जिसके माध्यम से भट्टे में आग लगाते समय भट्टे में बहुत सारा बुरादा, लकड़ी इत्यादि सामग्री डाली जाती है। इस प्रकार मोरी का काम खतरनाक था। मानो डर गई थी और मोरी पर काम करना खतरनाक था। मानो थोड़ा डर भी गई थी, लेकिन सुकिया ने उसे हिम्मत बंधाई थी। काम से क्यों डरना? सुकिया ने यानी मानो के पति ने उसे हिम्मत बंधाई थी। काम से क्या डरना, थोड़ा खतरनाक काम है, उसको सावधानी पूर्वक कर लेंगे। सुकिया का सांचा जसदेव को दे दिया गया था। जो ईंट थापने का सांचा सुकिया के पास था, उस सांचे को जसदेव को दे दिया गया। सांचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था। मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी।
कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी की ओर चला गया था। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया था। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए दो खड़ी दो आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बना दी थी और कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए ईंट के ऊपर ईंट रखकर कच्ची दीवार बना दी थी। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए दो आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बना दी थी। ईंट पाथने की जगह खाली करके ही मानो लौटकर झोपड़ी में गई थी। अगले दिन ईंट पाथने की जगह बनाकर उसके पश्चात ही वह अपनी झोपड़ी में गई थी। हैंड पंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। वह जल्दी ही उठकर काम करना शुरू कर देती थी, जिससे कि वह अधिक मात्रा में ईंटें तैयार कर सके। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का वह इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी। सुबह के जो काम है उन सबको उसने जल्दी जल्दी पूरा किया और उसके बाद वह ईंट पाथने के लिए, ईंट थापने के लिए चल पड़ी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी। इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी और वह जल्दी जल्दी चलती हुई उस जगह पर पहुंच गई जहां जाकर उसे ईंटें तैयार करनी थी, ईंट पाथनी थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई थी। जैसे ही वो वहां पहुंची, वहां का दृश्य उसने देखा। उस दृश्य को देखकर वह अवाक रह गई। अवाक से आशय है मुंह से बोली न निकल पाना। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी। उसने देखा जितनी ईंटें उसने तैयार की थी, सारी की सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई थी। ईंटों की इतनी बुरी तरह से रौंदी हुई स्थिति दयनीय अवस्था थी जिसे देखकर दया आ जाए। इस प्रकार ईंटों की दयनीय स्थिति को देखकर उसी की चीख ही निकल गई थी। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए थे। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता कि ये ईंटें किसी जानवर ने तोड़ दी है, किसी ने कहा कि ये ईंटें किसी ने जानबूझ करके तोड़ी है। जितने मुंह उतनी बातें। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। सब अपनी अपनी अटकलें लगाकर इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था। न तो आंधी आई न तूफान आया जिससे कि ये ईंटें टूट जाती। न ही किसी जंगली जानवर का यह काम हो सकता है। कई लोगों का कहना था किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि यह काम किसी ने जानबूझकर किया है। न तो रात में आंधी तूफान आया, न ही किसी जानवर ने ऐसी ईंटों को रौंद करके तोड़ा है। यह काम तो यानी ईंटों को रौंद कर तोड़ने का काम तो किसी ने जानबूझकर किया है। मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बोरा गई थी। बोरा जाना से आशय है वह पागल सी हो गई थी। उसने बहुत परिश्रम पूर्वक जो ईंटें तैयार की थी उनको जब तोड़ दिया गया तो टूटी हुई ईंटों को देखकर उसकी स्थिति पागल जैसी हो गई थी, बोरा गई थी। जैसे किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया हो। धराशायी से आशय है धरती पर गिरा देना, धरती पर गिरा दिया हो। जैसे वह इतना परेशान हो गई थी, इतनी अधिक बोरा गई थी, जैसे किसी ने उसके पक्की ईंटों के लाल लाल ईंटों के बने हुए मकान को ही धराशायी कर दिया हो। जसदेव काफी देर बाद आया था।
वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था। जसदेव काफी देर बाद आया, निरपेक्ष भाव से एक तरफ खड़ा हो गया। उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि ईंटें तोड़ दी गई है, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ही न हो। सुखिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा। जैसे ही उसने टूटी फूटी ईंटें देखी, उसका दिल भी बैठने लगा। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुखिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही मानो ने अपने पति सुखिया को देखा तो वह और जोर जोर से रोने लगी। सुखिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा। सुखिया ने महसूस किया कि उसकी पत्नी बहुत अधिक पीड़ा में है। उसकी पत्नी की आंखों में बहुत सारे अंधड़ बह रहे हैं और उनकी किरकिराहट से आशय है आंखों में धूल के कण जाने से होने वाला जो अनुभव है, जो कणों के कारण जो किरकिराहट का अनुभव होता है, उस प्रकार का उसने महसूस किया और उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। अंतर्मन से आशय है अपने हृदय में, अपने भीतरी मन में उसने महसूस की। मानो और सुखिया दोनों का ही ऐसा सपना है कि वे लाल लाल पकी हुई ईंटों से अपना घर बनाएंगे। बहुत परिश्रम पूर्वक बनाई गई कच्ची ईंटों को जब किसी ने षड्यंत्र पूर्वक रौंद कर कुचल डाला, उस दृश्य को देखकर सुखिया और मानो दोनों ही बहुत अधिक कष्ट और पीड़ा में थे। सुखिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा था और उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में, अपने हृदय में वह महसूस कर पा रहा था। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। सपना टूट गया। लाल लाल ईंटों से अपना खुद का घर बनाने का सपना ऐसे लग रहा था मानो टूट गया हो, और इस बेहतरीन सुखद सपने के टूट जाने का जो स्वर आ रहा था, उसकी आवाज आ रही थी, वह उसके कानों को ही फाड़ रही थी। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की, इसकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था और असगर ठेकेदार ने भी मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम तो टूटी फूटी ईंटों का कोई भी मजदूरी का भुगतान नहीं करेंगे। मानो ने सुखिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। मानो ने अपने पति सुखिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुखिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला आई थी। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं, तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी की जा रही है, वहां रुकना उसके लिए कठिन हो गया था। इस प्रकार से मानो और सुखिया बहुत ही अधिक पीड़ाजनक स्थिति से गुजर रहे थे। उसने मानो का हाथ पकड़ा, चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया। मानो और सुखिया दोनों का जो सपना था, उस सपने के बारे में दोनों लगातार खूब मेहनत, खूब मजदूरी करते हुए धन जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उसने यानी सुखिया ने मानो का हाथ पकड़कर उसे विश्वास दिलाया, उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, उसके बाद उसे सांत्वना भी दी और इस प्रकार से वह अपनी पत्नी को हिम्मत बंधाने लगा। उसने मानो का हाथ पकड़ा, चल ये लोग हमारा घर न बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया था। भट्टे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुखिया चल पड़े थे और इस प्रकार से मानो और सुखिया उस भट्टे को छोड़कर अब चल पड़े थे, क्योंकि उनको इस बात की पूरी तरह से जानकारी हो गई थी। वे इस बात से आश्वस्त हो गए थे कि इस भट्टे पर रहकर उनका घर का मकान बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र वहां हो रहे हैं, स्त्री मजदूर पर कुदृष्टि डाली जा रही है। तो इस प्रकार से
स्त्री की आन बान और शान को बचाने के लिए और अपनी मेहनत मजदूरी की कीमत को प्राप्त करने के लिए मानो और सुकिया उस भट्टे से रवाना हो गए। सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया अब चल पड़े थे एक खाना बदोश की तरह। खाना बदोश कहते हैं जिसका खुद का घर नहीं हो। इस प्रकार से जो घुमंतु यायावर स्थिति में लोग हों उन्हें खाना बदोश कहते हैं, जिनका खुद का घर नहीं हो। एक खाना बदोश की तरह जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे कुछ बेतरतीब पल। जो मेहनत मजदूरी उन्होंने भट्टे पर की थी वे बेतरतीब पल वहाँ पर पीछे छूट गए थे। यानी अव्यवस्थित समय वहाँ जो बिताया, जो व्यवस्थित समय बिताया, वो बेतरतीब पल वहीं छूट गए थे। पसीने के अक्ष जो उन्होंने परिश्रम पूर्वक मजदूरी की थी, पसीना बहाया था, उस पसीने मेहनत से पसीने के भरे दिन और उनसे जुड़ी हुई यादें वहीं पर छूट गई थी, जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्टा। ये जो भट्टा था ये खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था। पड़ाव से आशय है रास्ते में ठहरने का एक स्थान था। सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा था। मानो को यकीन था जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देखकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया था। मानो के सीने में एक टीस उभरी थी, सर्द सांस में बदलकर मानो को छलनी कर गई थी। उसके होठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुटकर रह गए थे। मानो और सुकिया जब भट्टे से रवाना हो रहे थे, मानो को इस बात का थोड़ा विश्वास था कि जसदेव उसका साथ देगा, लेकिन जसदेव भी निरपेक्ष रूप में वहां खड़ा था और इस प्रकार से यह टीस मानो के दिल की दिल में ही रह गई। सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। वह भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर। और खाना बदोश के रूप में एक घर की तलाश में एक दिशाहीन यात्रा पर मानो अपने पति सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी। और इस प्रकार से मानो और सुकिया की जिंदगी का दृश्य इस कहानी में हम लोग देख पाते हैं। साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि शोषित पीड़ित मजदूरों के एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें ऐसा बताते हैं कि हर जगह मजदूरों को शोषित और प्रताड़ित होना पड़ता है। मजदूरों का शोषण करना, उनको प्रताड़ित करना ही आज के इस समाज की एक बहुत भद्दी और कुरूप स्थिति को दिखाता है। आज के समाज में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित यह कहानी खाना बदोश अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है खाना बदोश का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है खाना बदोश से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।